बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पेपरों से कुछ दिन पहले हमारी आखिरी मुलाकात, उसके बाद फिर इंशाल्लाह होपफुली पेपरों के बाद अच्छे रिज़ल्ट के साथ मुलाकात होगी। अच्छा जी, आज बेसिकली हम लोगों ने जो इतने शॉर्ट टाइम स्पैन रह गया है, उसको ज़रा थोड़ा-सा एड्रेस करना है। हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। ये आपका कैफ 6 का पेपर है। इसमें हमें बेसिकली जो चीज़ें देखनी हैं, वो हम ज़रा 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे ज़रा फ़ोकस करेंगे। एक तो जो रिमेनिंग डेज़ रह गए हैं, रिमेनिंग डेज़ जो हैं, उनमें हमें अब बेसिकली क्या करना है और दूसरा पेपर में क्या करना है। रिमेनिंग डेज़ जो हैं, उसमें देखें मॉक जिन लोगों ने दिया है, बहुत सारे लोगों को कहा मॉक में पार्टिसिपेशन मुनासिब थी, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। एनीवे ठीक है, कुछ लोगों ने मिड दिए हुए हैं, कुछ ने मॉक दिए हुए हैं, वो किसी न किसी हद तक चीज़ें का कंपनसेट होपफुली इंशाअल्लाह ताला हो जाएँगी और वो जो कमी-बेशी रह गई है, तो वो कवर अप हो जाएगी। एक बात तो आप लोगों ने मॉक में देख ली कि कुछ लोग जिनका रिज़ल्ट उनकी एंटिसिपेशन के मुताबिक नहीं था, ठीक है? वो उनके मार्क्स कम थे और कुछ के थोड़े ज़्यादा कम थे। उसकी बेसिक बात है कि 2 रीज़न्स हैं जिसका मेन इम्पैक्ट आया है। नंबर 1, मॉक का पेपर ऑब्वियसली थोड़ा-सा मुश्किल होता है। उसमें आपके जो की पॉइंट्स हैं, वो मैक्सिमम टेस्ट किए जाते हैं ताकि आपके फाइनल पेपर में आपके लिए आसानी हो सके। इतने सारे जो पॉइंट्स टेस्ट करते हैं, तो इस वजह से। फाइनल के पेपर में वो की पॉइंट्स में से भी पॉइंट्स आते हैं जो मुश्किल पॉइंट होते हैं और बाकी जो आसान पॉइंट होते हैं वो आप लोगों को आते होंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ चैप्टर्स डेलिबरेटली जो क्लासों में फ़ोकस हो गए होते हैं, उनको किसी हद तक हम एड्रेस करते हैं कि और कोशिश करते हैं कि वो जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनको उस तरीके से हम टेस्ट करें ताकि वो जो है मैटर आपका सॉर्ट आउट हो सके। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात है, वो ये थी कि रिमेनिंग डेज़ में क्या करना है? रिमेनिंग डेज़ में हमें जो चीज़ें देखनी हैं, वो क्या चीज़ें देखनी हैं? नंबर 1, हमने आईकैप के जो पेपर को ज़हन में रखते हुए टेक्स्ट को 4 पोर्शन में डिवाइड किया था। आईकैप 3 चैप्टर्स, फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड पोर्शन हमने बनाया था, ये जो आपके रिटर्न्स असेसमेंट अपील हैं। तीसरा पोर्शन हमने बनाया था जो सेल्स टैक्स की थ्योरी और चौथा पोर्शन हमने बनाया था चैप्टर 4 आईकैप की बुक का और पैक की बुक का 4 एंड 13। ये हमने बाइफरकेशन की थी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी। ये 4 पोर्शंस हमने बनाए हुए थे। अच्छा, अब उसके बाद फिर न्यूमेरिकल का पोर्शन है, हम ज़रा उसको एड्रेस करते हैं। पहला प्रिंसिपल फैसला आपने भी आज की डेट में ये करना है, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हो गए। आप थ्रू आउट प्रैक्टिस करते रहे हैं, वो आने वाले दिनों में भी आप थोड़ा-सा टाइम निकाल के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ मेन आपने कौन-कौन से प्रैक्टिस करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब ज़रा इसके ऊपर वापस आएँ। मेन फ़ोकस आखिरी दिन में भी और अभी दिनों में भी जो ज़्यादा टाइम है यानी कि 70% टाइम जो है आपने इन 4 पोर्शंस के ऊपर देना है। इसमें से आईकैप की बुक के मुताबिक, आईकैप के पास्ट ट्रेंड के मुताबिक 10 मार्क्स का पेपर आता है, मोर और लेस। रिटर्न्स असेसमेंट अपील 10 मार्क्स का पेपर आता है। सेल्स टैक्स थ्योरी जो है 12 टू 15 मार्क्स का पेपर आता है। और ये जो चैप्टर 3 हैं, ये भी 10 टू 15 मार्क्स का पेपर आता है, डिपेंडिंग अपॉन मतलब बाकी सारा मिक्स किया है। 20, 30, 40, 45 यानी कि 40 टू 45 मार्क्स का पेपर आप यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ओके, ये आपने उसके मुताबिक देख लिया। अब तैयारी करते वक़्त किस तरह से तैयारी करनी है इन चैप्टर्स की, अब ज़रा हम उसको थोड़ा-सा कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, इसमें से प्लेन क्वेश्चन आने हैं, सीन क्वेश्चन आने हैं, विदाउट एनी सिनेरियो आने हैं।
ये 10 मार्क्स इजी मार्क्स हैं। मॉक में आप लोगों को जो एक बेसिक डिफरेंस नज़र आया होगा, जिन लोगों ने पास किया है और जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका फोकस इसके ऊपर नहीं था, तो वो इसमें 2-3 नंबर ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। इसमें आप 7 टू 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपने सिर्फ करना क्या है? करना सिर्फ ये है, चूँकि स्ट्रेट क्वेश्चन आने हैं, आपने टॉपिक पढ़ा, स्टडी करने के बाद आपने उसको जिस हद तक कोशिश की मेमोराइज करने की, वो आपने कोशिश की। थर्ड बात ये है कि आपने ये वैल्यूएट करना है कि इसमें से वो क्या पूछ सकता है, ठीक है? जैसे कि देखें, जो थोड़ा-सा आपका टॉपिक है जिसमें ज़्यादा इस पोर्शन में से आता है, वो आता है, पहले जब नई स्कीम शुरू हुई, तो उसने ज़्यादा स्टार्ट लिया कि जी नॉन डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव किए हैं, नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन किए हैं, ठीक है? आपने अब देख लिया हुआ है कि जी इसमें आपने ये 8 पॉइंट या ये 10 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? अब आप तैयार हो रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है और उसके लिए मैं जो 8-10 पॉइंट लिखने की पोज़ीशन में हूँ या नहीं हूँ। दूसरा, नेशनल फाइनेंस कमीशन पे बड़ी दफ़ा उसने टेस्ट किया। नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ठीक है? इसको अलहदा से आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद इसकी कंपोज़िशन क्या होती है? कौन-कौन होते हैं इसके अंदर? दूसरा पॉइंट, ये कमेटी कैसे वर्क करती है, ठीक है? तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या होता है एनएफसी का? ये चौथा पॉइंट, जब आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए, वो टॉपिक आपका तैयार हो, ठीक है? तो आपने उसको तोड़ के उसमें से जितने क्वेश्चन टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखें एक बात तो क्लियर है, ये 10 मार्क्स का आना है। जब ये 10 मार्क्स का आना है, तो ये तो नहीं होगा कि एनएफसी का पूरे 10 नंबर का पूछ लेगा। उसने आपको एनएफसी के अलावा चैप्टर 1 और 3 में से भी कुछ पूछना है। बजट की अप्रूवल का प्रोसेस अगर आपसे पूछता है, तो 3 या 4 नंबर का पूछेगा, तो बाकी चीज़ें भी पूछनी है। तो मैनी टाइम्स ऐसा हो सकता है कि ये पूरा टॉपिक एक ही ना पूछे, बल्कि उसको ब्रेक करके 3 नंबर, 4 नंबर का पूछेगा, ज़्यादा चांस इसमें ये होता है। तो आपने उस टॉपिक को ब्रेक करना है, हर टॉपिक के अंदर आपने वो जो 4 मेन चीज़ें हैं, 5 मेन चीज़ें हैं, वो अलग-अलग करके आपने करनी, दैट्स ऑल। अब आपको अगर स्ट्रेट अवे पूरा टॉपिक एनएफसी करने की कोशिश करेंगे, एनएफसी पे नोट आ भी गया 6 नंबर का, तो आपने अगर उसके ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे, तो 2 नंबर उसके काट लेगा। अगर आपने उसकी कंपोजिशन ना लिखी, तो 1.5 नंबर उसका काट लेगा। तो इसलिए आपने ये 4, इसका मतलब है कि इसमें 4 चीज़ें बनती हैं, चारों आनी चाहिए। हर टॉपिक को आपने इसी तरह देखना है, ठीक है? बस बाकी आपने पढ़ा हुआ है, याद आपने किया हुआ है, लेकिन उसमें क्या-क्या चीज़ है, दैट इज़ द मोर रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट थिंग। ये पहले चैप्टर की बात आ गई। अब दूसरा टॉपिक जो है रिटर्न असेसमेंट। अब मैं विजुलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की जगह पे आके देखूँ कि यार क्या मुश्किल है इसमें? मतलब क्यों आप लोग इतने जो हैं वरीड होते हो इस टॉपिक के बारे में? पहली बात ये है कि देखें, इसको कंपोनेंट को अलग-अलग करें, ठीक है? पहला कंपोनेंट है रिटर्न फाइलिंग, ठीक है? रिटर्न फाइलिंग और उसकी अलाइड चीज़ें, कब फाइल करनी है? किसने फाइल करनी है, हू इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? रिवाइज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती? 12 माह से काम की माँगी जा सकती है कि नहीं माँगी जा सकती? ठीक है? वेल्थ स्टेटमेंट किसने फाइल करनी है? रिवाइज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती? बाद में जो पेमेंट करनी है, वो क्या हमें पूरे डिफ़ॉल्टर चार्ज में पेनल्टी और टोटल अमाउंट देनी है, या कुल लॉ ने हमें कंसेशन दी हुई है? अब आप जब ये टॉपिक्स को अलग-अलग करके याद करेंगे, रिटर्न्स का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, और इसको कंफर्म करने के लिए आप पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बात जो बड़ी बेसिक बात है, दोबारा मैं बहुत सख्ती से आप लोगों को बताने लगा हूँ, कहने लगा हूँ कि मेहरबानी कीजिएगा, प्लीज़ स्किप नहीं करना। आई कैप का स्टडी टेक्स्ट की जितनी एग्ज़ाम्पल्स हैं और जो आई कैप का क्वेश्चन बैंक है, ये 2 चीज़ें, और पैक की बुक में या व्हाटएवर जौन-सी भी आपके पास किताब है, वो ठीक है, रिकमेंडेड बुक जो आप यूज़ कर रहे हैं। पास्ट पेपर्स के जो उसमें क्वेश्चन्स हैं, वो आपने
हर सूरत में अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से 70% चीजें रिपीट होती हैं, जब आप वो देखेंगे तो आपको उसमें भी नजर आ रही होंगी। तो पहला पोर्शन रिटर्न्स का हो गया। दूसरा पोर्शन असेसमेंट। असेसमेंट में आप लोगों को कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम आती है, आपका कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होता। इसमें सबसे आसान है कॉन्फिडेंस बहाल करना। देखिए बेसिकली असेसमेंट कितनी किस्म की हैं वो हमें पता है। जैसे कि नॉर्मल है, आपसे नॉर्मल लेवल से पूछ लेगा, बेस्ट जजमेंट पूछ लेगा, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट पूछ लेगा, ठीक है, 122 सेक्शन, प्रोविजनल पूछ लेगा, ठीक है, मेन, उसके अलावा ऑडिट। ये मेन टॉपिक्स हैं, इसमें पूछ लेगा। अब इनको याद रखने के लिए आपने क्या करना है? देखिए जाहिर सी बात है, हर बंदे की मेमोरी बहुत शार्प नहीं होती। ज्यादा एवरेज स्टूडेंट्स जो मेरी तरह के होंगे, उनको कुछ आउट ऑफ द वे जाके करना है, उनको ब्रेक करें। जैसे बेस्ट जजमेंट है, वाई, क्यों जरूरत पड़ती है, वाई नीड। मिसाल के तौर पे आपने रिटर्न जमा नहीं कराई, ठीक है, आपको जो वेल्थ स्टेटमेंट नहीं जमा कराई, आपने फाइनल टैक्स स्टेटमेंट नहीं जमा करवाई, उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी हो, आपने प्रोवाइड नहीं की। अब वाई नीडेड आप जब करेंगे तो आपको पता है 4-5 पॉइंट्स हैं आपने लिखने। दूसरा, अप टिल व्हेन, ये जो डेट्स है ना, ये आपने जरा फोकस करके याद करनी है। पिछले 5 साल का मांग सकता है, 6 साल का मांग सकता है, कब से कब तक का मांग सकता है, ये दूसरी बात, ठीक है। और ऑर्डर का फॉर्म क्या होगा, ये 3 चीजें मैंडेटरी हैं सबके अंदर। जैसे कि अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, एविडेंट फ्रॉम रिटर्न, ठीक है, वाई नीडेड में आपने ये 2-3 पॉइंट्स देख लिए, फिर उसके आगे सब हैं कि जी जो एविडेंट फ्रॉम रिटर्न गलतियां क्या होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, एविडेंट फ्रॉम रिटर्न के अलावा दूसरी गलतियां आपको कब आपसे कहा जा सकता है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, वो क्या होती हैं, कौन कौन सी बेसिस होती हैं, ये आपने वाई नीडेड में देख लिया। डेट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आईकैप की बुक में भी हैं, क्वेश्चन बैंक में, और पास्ट पेपर्स में भी हैं। ये आप कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डर वही के जनाब करेगा, उसमें लायबिलिटी डिटरमिन करेगा, बताएगा आपने इतने जमा करवाए हुए, इतने पैसे जमा करवाने हैं, ठीक है, और इसके खिलाफ आप अपील कहाँ कर सकते हैं। ये अब आपने ये 3 चीजें कर ली, तो बाकी अगर कुछ 19-20 हो भी जाती है, दीज आर द मिनिमम। इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा, और थ्योरी का क्वेश्चन भी अगर आपको आता है तो कवर हो जाएगा। वरी नहीं करना, बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ एट 11th आवर, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, छोड़ना नहीं है। ये पेपर में इजी मार्क्स हैं, आपने मॉक में देख लिया है, मॉक में थ्योरी कम थी, 30s में बचे रहे हैं, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल के साथ सपोर्ट मिलती है पेपर पास होने के लिए, वो थ्योरी में मिलती है। 40-45 मार्क्स, 20-25 मार्क्स इसमें लेने हैं, बाई हुक एंड बाई क्रू। न्यूमेरिकल में कोई भी मिसहैप हो सकता है, ठीक है, समझने में गलती होगी, पढ़ने में गलती हो गई, ठीक है, उसके अलावा होती हैं, जाहिर सी बात है, इंसान है, इंसान ने गलतियां नहीं करनी तो फिर और किसने करनी है। हम जितना मर्जी आपको कह दें कि यार आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, लेकिन एग्जाम, उसका प्रेशर और वो सारे मामला अपनी जगह पे वो हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कम करने की कोशिश कर सकते हैं, और वो पेशेंस से ही होता है। अभी हम एग्जाम्स पे जब आते हैं तो बात करते हैं। तो इसको इस तरीके से आपने याद करना है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह अपील्स हैं, अपील्स के लिए भी मैंने कहा था कि वो जो एक समरी बनी हुई है, वो उसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, कब फाइल करना है, स्टे कितने दिनों का होगा, वो एक समरी का पेज है। वो समरी का पेज और जो ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन है, ये 2 चीजें अगर आप देख लेते हैं तो अपील्स का पोर्शन आपका इतना को हो जाएगा कि अगर आपको सिनेरियो बेस या दूसरा क्वेश्चन आता है, क्योंकि सिनेरियो बेस ज्यादातर स्टे के वाले से आएगा, कितने दिनों का दे सकते हैं, दे सकते हैं, नहीं दे सकते, हमें स्टे लेने के लिए कहाँ जाना है, और प्रोसीजर्स, तो इसलिए वो उसमें से आपका कवर हो जाएगा। तो ये मैटर आपका क्लियर हो गया। और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसको अगेन तोड़ के पढ़ना है, ठीक है, कब अप्लाई हो सकता है, कब नहीं हो सकता, वर्किंग कैसे होगी, उसके डिसीजन को आपने कैसे अप्लाई करना है, ये आप 6-7 हेडिंग्स बनाएं उसकी, और वो करके मतलब कितने दिनों में कमेटी ने फैसला करना है। जब आप इसको भी ब्रेक करके करेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी पूरा 10 मार्क्स का पूछना आसान नहीं है, प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर आपने ब्रेक भी किया होगा तो 5 पॉइंट्स में तो वो 5 पॉइंट्स लिख देंगे, तो आपको 7 से 8 नंबर सेफली मिल सकते हैं, जो कि आपके टारगेट मार्क्स हैं
कि आपके थ्योरी में 70% मार्क्स अगर आ जाते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, पेपर पास इंशाल्लाह ताला जरूर हो जाएगा। अच्छा, अब सेल्स टैक्स की थ्योरी, अगेन ये आप लोग बहुत तसल्ली से पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं। अब याद रखने के लिए इसमें डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस बेसिक डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी नहीं आएंगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेगा, और भी चीजें पूछता है। ठीक है, दूसरा वो रूल्स में से कुछ ना कुछ नॉर्मली अभी तक नई अटेम्प्ट में देखा गया है पूछता है, जिसमें उसमें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक लिस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीन आप समझ लें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी, और वैसे भी ये आपसे बड़े इत्मीनान से वो मुख्तलिफ तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। बाकी जुरिस्डिक्शन है और एप्लीकेशन फाइलिंग है, और रूल्स में इस तरह की ज्यादा चीजें नहीं है। उसके बाद जब आते हैं आप जो डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी के हवाले से जब हम सेक्शन करते हैं, तो वहां पे थ्योरी के सेक्शन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे रिफंड है, असेसमेंट है एक सेशन, ठीक है। उसके बाद सैंपल्स है कि सैंपल लेने का प्रोसीजर क्या है, कब कितने दिनों का ले सकते हैं, मतलब किस साइज का ले सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, साइन कराने हैं, सच काइंड ऑफ थिंग्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अगर होती हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, आपने बुलाना है, करना है। उसके बाद ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज, ये इस तरह की चीज, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जब वो बनाता है, थोड़ा सा मुश्किल बनाता है, तो इनमें से पूछता है। ठीक है, जब आसान बनाता है तो फिर इसमें से और डेफिनेशन में से पूछता है। नई स्कीम के अंदर जो अभी तक लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स का ट्रेंड है, डेफिनेशन पे उसका एम्फेसिस कम है, और इसका एक मिक्सचर बनाता है, एक दो चीजें उसमें से और एक दो चीजें इसमें से। ठीक है, ये सब आपने पढ़ी हुई है। अगेन ये जो सारी चीजें हैं, रूल्स भी और ये वाली सारी चीजें भी, इसमें भी आपने पोर्शन बनाने हैं। पोर्शन कैसे बनेंगे? पोर्शन आपके वैसे ही बनेंगे, मिसाल के तौर पे आप क्या करेंगे, आप अलग-अलग करेंगे कि जी रिफंड कितने दिनों में अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसीजर क्या होगा, उसके बाद अगर गलत रिफंड लिया तो क्या होगा, ठीक है। इस तरह से आपने तीन हिस्सों में ब्रेक कर लिया, दो दो लाइनें, पर्पस सॉल्व हो गया। असेसमेंट, सैंपल्स, सैंपल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद उसकी कितना क्वांटम हो सकता है, उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा। ये तीन चार चीजें आप हेडिंग बनाएं और हेडिंग को मेमोराइज करें। ठीक है, हेडिंग को जब हम मेमोराइज करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा है कि आप चार, आपको पता है कि हेडिंग्स हैं, चारों आपने लिखनी है तो दो दो लाइनें आप लिख देंगे, तो उसने भी मार्क्स की एलोकेशन उसके मुताबिक की होगी। लेकिन अगर आप रट्टा लगा के लिख रहे हैं तो पता चला आपने बड़े वाला पैरा लिख दिया, लेकिन जो आगे दो मेन चीजें थी, जो डेज की या उसकी बात थी, वो आपने स्किप कर दिया, तो एवरीथिंग वुड बी इन वेन, उसका कोई फायदा आपको नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए आपने इस पे गौर करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाए, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था, ये बड़ा कॉमन सा चैप्टर रहा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा दफा टेस्ट होता है पेपर के अंदर। मैंने कहा देख लूं आप लोगों का क्वेश्चन भी अगर साथ है तो वो भी हम एड्रेस कर लें। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप बिल्कुल करें, फेसबुक पे भी आप लिखेंगे, मुझे कम्युनिकेट हो जाएगा, मैं उसको एड्रेस कर लूंगा। जो लोग जूम पे हो सके हैं वो तो मुझे डायरेक्टली भी यहाँ से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो मैं उसका सेफली एड्रेस कर सकता हूँ। इवन कि वो बोल के भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, जो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो आप उसके मुताबिक यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सेल्स की थ्योरी आ गई। अब आप आ जाएं, ये जो पैक की बुक है, इसमें जो अगेन इसको ब्रेक करना है। ठीक है, देखिए चैप्टर 4 जो है वो नॉर्मली पैक की बुक में चैप्टर 4 है, आई कैप की बुक में कंबाइंड है। तो चैप्टर 4 और 13 को अलग करने का पर्पस ये था कि जो चैप्टर 4 में कंटेंट्स हैं वो नॉर्मली क्या होता है, उसमें से सिनेरियो बेस्ड ज्यादा पूछता है। ठीक है, उसमें टैक्स ईयर है, उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस है, कैसे डिटरमिन करना है, टैक्स ईयर कैसे डिटरमिन करना है, कौन सा टैक्स ईयर होगा,
ठीक है, स्पेशल ईयर कब है, नॉर्मल ईयर कब है, सिनेरियो बेस ज्यादा पूछता है, थ्योरी का भी इसमें से पूछ लेता है, लेकिन आप वो यू आर वेल इक्विप्ड। लेकिन जो चैप्टर 13 है उसके जो कंटेंट्स हैं वो आपका मिक्स पूछा जाता है, उसमें दोनों चीजें होंगी। ठीक है, उसमें दोनों क्या होंगी, इसमें आपसे वो थ्योरी के तौर पे भी पूछेगा, ठीक है, और सिनेरियो बेस्ड भी पूछ सकता है। इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, अब जो अगेन नंबर ऑफ टाइम्स ये बात हो चुकी, लास्ट आखिरी दफा पेपर पे जाने से पहले मेहरबानी करना इनमें से कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, ये सब आसान टॉपिक हैं, आपने इतनी दफा किए हुए हैं, अगर इसका सवाल गलत हो गया तो इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन फाइनल का आउटकम, बहुत मेजर डिफरेंस आएगा। देखिए, ये वाला पोर्शन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका हर सूरत में ठीक होना चाहिए, ये वाला पोर्शन आपका हर सूरत में ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने करनी है। अच्छा, ये चैप्टर 4 में प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो कर लिए जाएं, सिर्फ काफ़ी हैं जी। इसमें आपका जो ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, वो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस तो आपके चैप्टर 4 के एंड पे दिए हुए हैं, वहां से किसी हद तक हो जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस हैं वो किसी सूरत में नहीं छोड़ने। ठीक है, वो आपने हर सूरत में करने हैं। ठीक है जी, चलिए, ये दूसरी बात आ गई। और किसी का कोई क्वेश्चन इसमें से? चलिए, अब ये आपने देख लिया कि ये हो गया। अब पेपर के आखिरी दिनों में आपने जो फोकस करना है वो करना है न्यूमेरिकल जो है, वो मैं भी आपको बताने लगूं। न्यूमेरिकल पे हम अभी गए नहीं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कितने मार्क्स का होता है। अभी हम जरा इसको कर लेते हैं। तो जाहिर साहब, वीडियो मेरी गालबन नहीं आ रही, तो वो जरा आप चेक कर लें कि व्हाट कुड बी द इशू। ठीक है, ठीक, चलिए। अच्छा जी, ये दो बातें हो गई। अब जो मैं आपको बता रहा था कि पेपर में जाने से पहले आपने आखिरी दिन जो बेसिकली चीजें ज्यादा करनी है वो ये मेमोराइज करना है, क्योंकि ये आखिरी दिन में मेमोराइज किया हुआ आपके काम आएगा। और दूसरा आपने ये मेमोराइज करना है। ठीक है, ये दो चैप्टर्स आपके आखिरी दिन की मेन है। ये तकरीबन आपके 25 मार्क्स का थ्योरी है। इसको आपने पहले भी किया होगा तो आप मैनेज करने की पोजीशन में होंगे, बस सिर्फ एक आपने मोटी सी नजर मारनी है। ये वाला पोर्शन भी आपका बहुत अच्छा हुआ होता है, नंबर ऑफ टाइम्स आप कर चुके हो, इसके लिए भी नहीं। आखिरी दिनों में आपका फोकस ये वाला है। ठीक है, इसके ऊपर आपने खास तवज्जो करनी है, आखिरी दिन भी इस पे करनी है। और अब ये जो आखिरी दिन आ रहे हैं, शुरू हुए हैं, तो कोशिश करें कि इन पोर्शंस को आप जरा थोड़ा सा मास्टर कर सकें। अब हम चलते हैं अगले पोर्शन के ऊपर, न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल जो है, इसमें हमारी जो कंपोनेंट हैं वो बनते हैं सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल। ये आपका नॉर्मली जो आता है 12 टू 18 मार्क्स तक का ये पेपर में वो टेस्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन हर पेपर में। उसके बाद सैलरी या बिजनेस का या दोनों का, ये 20 टू 25 मार्क्स का टेस्ट करता है। या दोनों का मैंने इसलिए कहा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में अब नई स्कीम के अंदर उसने सैलरी के साथ साथ बिजनेस के क्वेश्चंस भी टेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, कि मतलब बिजनेस का क्वेश्चन किया तो सैलरी का शॉर्ट क्वेश्चन, सैलरी का क्वेश्चन किया तो बिजनेस का शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये दोनों चीजें वो उसके अंदर कवर करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए तीसरी बात, शॉर्ट क्वेश्चन और सिनेरियो बेस्ड। बेस क्वेश्चन ये आपके 15 टू 20 मार्क्स के पेपर में आते हैं। अब 15 और 20 35
और 20 मार्क्स, ये मिनिमम तो ये आपका है ही है। तो अब ये वेरी करता है और ये समटाइम्स 25 मार्क्स तक भी वो चला जाता है, उसमें कोई इतनी डाउट वाली बात नहीं है। अब देखें, ये जो सैलरी का न्यूमेरिकल है, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है, ये आपको पता है कि आपने क्या करना है इसके अंदर। न्यूमेरिकल के लिए, इसके लिए जो मैंने टॉपिक दोबारा आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशंस आपने करनी है इसके लिए। सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये डेफिनेशंस आपकी मस्ट है। उसके बाद आपने जीरो रेटेड की डेफिनेशन करनी है लाजमी, और उसका स्केड्यूल पढ़ना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एग्जाम में कोई इतना ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए आपको नहीं तंग करता, लेकिन इसका स्केड्यूल वो टेस्ट कर लेता है एटलीस्ट। जो 6-7 पॉइंट्स जो की पॉइंट्स हैं, जो हमने क्लास में भी टिक किए थे वो भी, और जो हमने जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ मेरे से, और उसके बावजूद जो आई कैप की बुक में, उनके लिए आई कैप की बुक में जो उन्होंने 7-8 एग्जाम्पल दिए हैं, 5-6 एग्जाम्पल्स दिए हैं जीरो रेटेड की, वो सबकी टिप पे होनी चाहिए। मैक्सिमम चांसेस ये है कि पेपर में उसमें से टेस्ट करेगा वो। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो काम करना था वो था इनपुट के हवाले से। इसके साथ एक और टॉपिक था फर्दर टैक्स की जो एक्सेप्शन है, ये आपने एक पेज है, इसको खास तौर पे करना है। अब आ जाए इनपुट के हवाले से सेक्शन 8, जो हम जिसको इनएडमिजिबल कहते हैं वो, और सेक्शन 73, ये आपने जो हैं ख़ास तौर पे इनपुट के हवाले से करने हैं। और दोबारा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपने इंश्योर करना है कि ये जो 2 पेजेस हैं, इसमें से कोई चीज़ आपकी स्किप ना हो। ठीक है, 2 पेजेस हैं, वर्ड बाय वर्ड याद कर लें। एक न्यूमेरिकल जो 18 से 20 नंबर है, उसके लिए ये 5-6 चीज़ें तो आपको वर्ड बाय वर्ड करनी चाहिए। मतलब जैसे कि ये 2 मैं आपको बहुत फोकस से कह रहा हूँ, ये 2 पेजेस हैं, इन दोनों पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपसे वो एक सेफली पूछ लेगा कि जी जो हैं ऑफिस इक्विपमेंट। अब अगर आपने जनरली पढ़ा हुआ है तो आप ऑफिस इक्विपमेंट स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको अच्छी तरह पढ़ा हुआ है सेक्शन 8 को, तो फिर आपका स्किप होने का इम्कान बहुत कम है। तो इसलिए आपने सेक्शन 73 को केयरफुली देखना है, और ये सेक्शन 8 को केयरफुली देखना है। तो ये 2 चीज़ें जो आपकी हो गई, इस पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है न्यूमेरिकल सेव करने के लिए। अच्छा, सैलरी और बिजनेस, सैलरी पे हम बहुत बात कर चुके, बहुत प्रैक्टिस कर चुके। ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, इस अटेम्प्ट में बिजनेस की थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने केयरफुली करना है। सैलरी का भी कुछ ना कुछ पोर्शन पूछ लेगा, जिसमें एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, टैक्स ऑन टैक्स है, कुछ छोटा सा एक सिनेरियो बना के वो भी टेस्ट हो सकता है, मेन न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ क्रेडिट्स भी इसी के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, वो आपने नॉर्मली इसी के अंदर कवर करने हैं। अब आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें, इसकी तरफ तवज्जो दें। ठीक है, आखिरी कुछ दिन रह गए हैं, बस करें सैलरी के क्वेश्चन, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। बिजनेस के क्वेश्चन बस कर दें, मॉक भी दे दिया, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी, सफिशेंट हो गई। सेल्स टेस्ट न्यूमेरिकल बहुत सफिशेंट हो गए। मेहरबानी करके इसकी तरफ आ जाएं, ये 20-25 मार्क्स का पोर्शन है, ये आप लोग इसको हल्का लेते हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस दफा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आ गया। उसके बाद आपको इस दफा एंटिसिपेशन है, डेप्रिसिएशन का भी एक क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद है, ये भी इस दफा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कैपिटल गेन, तकरीबन हर 6 अटेम्प्ट में से 5 अटेम्प्ट में इसका 5 से 10-12 नंबर का पोर्शन आता है। ये बहुत कम भी आए तो 4-5 नंबर का जरूर आता है। तो अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उन दोनों जितना नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट। उसके बाद लॉसेस। ठीक है, इसके क्वेश्चन जिसमें
फॉरेन सोर्स इनकम भी साथ शामिल है। तब आपने क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करने हैं और वो सारा, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके बाद मिनिमम टैक्स, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको आपने खास तवज्जो देनी है, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। दोबारा लिख रहा हूं, आई कैप, क्वेश्चन बैंक, आई कैप, इलिस्ट्रेशंस, ये सारी करनी है। कोई इसमें डिफॉल्ट ना हो, जिस मर्जी किताब से पढ़ें, इन दो को आपने नहीं छोड़ना। पैक की हद तक मैं बता सकता हूँ उस बुक में मैक्सिमम चीजें कवर्ड हैं, कोई शायद कोई रह गई हो, लेकिन मैक्सिमम चीजें कवर्ड हैं। तो अगर आपने वहां से भी की हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और किताब पढ़ रहे हैं, इनको गलती भी ना कीजिएगा छोड़ने की। ये आपके पेपर के अंदर कम से कम 15 से 20 मार्क्स का पोर्शन बन रहा है पिछली कुछ अटेम्प्ट से, ठीक है। रिपीटेडली वो इसके ऊपर से टेस्ट करता है और वो सीन क्वेश्चन होते हैं, और जिसके लिए सीन है तो यू कैन अंडरस्टैंड, उसके लिए मामला बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं। ये जो हमने पोर्शन कर लिया, अगला पोर्शन हमारा है, ये करने के बाद इस पे आपका कोर फोकस है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले मुझे जरा एड्रेस करें, फिर हम पेपर वाले दिन चलते हैं। चलिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है हम नेक्स्ट अपने पोर्शन पे चलते हैं, एग्जाम डे। एग्जाम से पहले 2 दिन जो आपका पेपर से पहले होते हैं, 1-2 दिन होते हैं, दोबारा कह रहा हूँ, मेहरबानी करना इसको ज़रा जरूर फोकस करके करना। इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस में लेके आप थोड़ा सा कर लेना, ये आपके पेपर पास करवाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, तो ये 1-2 दिन पहले का मैं आपको कह रहा हूँ। और दूसरा, ये जो भी कुछ दिन है आपके पास, ये सैलरी बिजनेस के मगरों ले जाओ, ठीक है। और आप ज़रा मेहरबानी करके इनके क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। ये जो छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें अदर सोर्स भी डाल लो, ठीक है। और ये आपने न्यूमेरिकल इसके सारे करने हैं, ठीक है। मैं बिजनेस के जो है केयरफुली आप बस देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जो इन दिनों में आपको करने की ज़रूरत है। इनएडमिसिबल ज़रा इसको एक दफ़ा अच्छी तरह और को गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अच्छा जी, अब आज आ जाएं एग्ज़ाम डे पे। एग्ज़ाम डे पे ऊपर पहली बात देखें, ये आप सब टीचर से भी सुनते हैं, आप सब लोगों को पता भी है, काउंसलिंग सेशन बेतहाशा आपके हो रहे हैं, ठीक है। बार-बार आपको टीचर्स भी बताते हैं, मैनेजमेंट भी बताती है कि पेशेंस, हौसले से, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल कंफर्टेबल पेपर में बैठना है। ये मॉक में भी जो लोग पास हुए हैं वो इस बात के विटनेस्ड हैं, 100% ठीक उनका भी नहीं था, ठीक है, गलत हुआ है, फिर भी पास हुए हैं। और अगर पास हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, अभी इसमें मैक्सिमम मुश्किल पोर्शन थे, तो गलत हो जाएगा तो होने दें यार, कितना गलत हो जाएगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, पूरा न्यूमेरिकल उड़ जाएगा, उड़ जाए यार। पहली बात तो पूरा न्यूमेरिकल कैसे उड़ सकता है, सैलरी का पोर्शन आ जाए तो जो उसकी बेसिक चीजें हैं, बेसिक सैलरी इतनी, ये इतनी, ये इतनी, आधा आधा नंबर भी हो तो करके 6-7 नंबर फिर भी बन जाते हैं। अब आपको अगर 3 चीज नंबर का या 4 नंबर का नहीं आता एम्प्लॉय शेयर स्कीम का, हो गया, ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं है, गलत हो जाएगा, काट देगा, उसके 4 नंबर कट गए, 20 नंबर में से 4 कट भी जाएं तो 10-12 फिर भी आ जाते हैं। और बाकी अगर आपने थ्योरी को प्रॉपर मैनेज किया हुआ है तो न्यूमेरिकल में मिसहैप हो गया, इट डजंट मैटर, बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस स्पेशली जो आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का है और कैपिटल गेन का है, इसमें यू हैव टू बी बिट वरीड, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये अगर क्वेश्चन उड़े तो ये आधे से ज्यादा क्वेश्चन उड़ जाता है, ठीक है। और कैपिटल गेन का आप वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, ठीक है, कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन कॉस्ट पे बिकी हुई है और ये डेप्रिशिएबल एसेट थी तो ये बिजनेस में जानी थी, अब आप कैपिटल गेन बुक करके बैठे हुए हो तो ये उड़ेगा, पूरा उड़ेगा,
ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, कैपिटल गेन नहीं है, उड़ेगा तो पूरा उड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करने के लिए आपको कह रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने केयरफुली देखना है। शेयर्स की गेन सेल के हवाले से भी वो जो फाइफो मेथड और ये वो आपने केयरफुली करना है। इसमें कैपिटल गेन में डेफिनेशंस भी हैं, वो भी केयरफुली करनी है। तो अब जरा फोकस आखिरी कुछ दिन जरा चेंज करें और इसके ऊपर लाएं। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फाइनल आपके जो हैं सैलरी बिजनेस का, ये बात आप ज़हन में रख लें। अगर 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो इसमें आपके मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे। जो बहुत आला करेगा 17 16, जो नॉर्मल करेगा उसके 10 12, ठीक है। फर्क 4 से 5 नंबर के, ये 25 नंबर है, ये नहीं छोड़ने, ठीक है। तो अब जरा इसकी तरफ तवज्जो दें, ठीक है, इसको पूरा फोकस करें, इस पे काम करें। अच्छा, अब आप पेशेंस के साथ आ गए, आपने पेपर में तसल्ली से पढ़ा, ठीक है, नहीं कुछ आता, डजंट मैटर। पहले आपने वो क्वेश्चन करना है जो आपको बेहतर आता है, ठीक है। जो आपका स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, आपने पढ़ के किया है, वो आपने पहले ही करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि थ्योरी पहले करें न्यूमेरिकल। हाँ, ये कोशिश करें कि जो बिल्कुल प्योर पक्की थ्योरी है, मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन फर्स्ट 3 चैप्टर में से आया हुआ है, उसने आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ली है, वो बेहतर है कि शुरू में ना करें। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करें, कैपिटल गेन का क्वेश्चन करें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का करें, आता है जरूर करें, स्पेकुलेशन बिजनेस का क्वेश्चन आ गया जरूर करें। आपका जो न्यूमेरिकल आपको अच्छा आता है बिल्कुल करें, कोई इट डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी का आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जो उसकी डिटर्मिनेशन, ये जो इसकी होती है टैक्स ईयर की और रेजिडेंशियल स्टेटस की, जो बहुत कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, और मतलब इस तरह के जो है बिल्कुल करें, कोई इशू नहीं है। वो उसमें पूरे नंबर हैं, स्ट्रेट या यस या नो है, और अगर आपको आता है तो इसका मतलब है यस है, और उसमें नंबर मिलेंगे आपको। तो आप पक्की थ्योरी कोशिश करें कि वो ना करें, क्योंकि आपका फिर वो थोड़ा सा होता ही है कि जब थ्योरी करने में समटाइम्स आपको अंदाजा नहीं होता कि 3 नंबर के लिए कितना लिखना है। बार-बार आप लोगों को कहते हैं कि यार आप पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देखा करो और उसके सॉल्यूशंस देखो और एग्जामिनर कमेंट्स देखो, ठीक है? अब बुक के अंदर एग्जामिनर कमेंट्स भी हैं, तो आप कुछ रैंडमली तो देखो ना, कम से कम सेल्स टैक्स के हैं, वो तो देखो यार। मतलब आपको थोड़ा-सा एक ये तो अंदाजा हो कि यार व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन, वो एग्जामिनर आपसे एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं, ठीक है? सारे मैंने पढ़ने के लिए नहीं कहा, और दूसरे कंप्लीट पेपर जो बुक में दिए हुए हैं वो सारे आपने देखने हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो। यार कुछ नहीं होता, ये 4 नंबर का नहीं आता या 3 नंबर का नहीं आता या 3 नंबर का नहीं आता, पास फिर भी हो जाओगे, क्योंकि बाकी 85 मार्क्स का पेपर आपको आता होगा, और जब 85 का आता है तो इट मीन्स कि आता है, और फिर वो आपका ठीक भी होता है। तो इसलिए तो पहली बात, आपने जौन सा मर्जी आप टॉपिक करें, अदर देन पक्की थ्योरी आप पहले करें, यकीनन बेहतर है। टाइम मैनेजमेंट जो है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। टेक्स्ट के पेपर में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपका क्वेश्चन इस वजह से रह गया हो कि आपके पास टाइम नहीं था। क्योंकि देखिए, अब सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल अगर आपको आता है, 15 मार्क्स का अगर न्यूमेरिकल है, अगर आप करने बैठेंगे तो 15 से 20 मिनट लगेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इनकम टैक्स का अगर बिजनेस का न्यूमेरिकल आता है, अगर आपको आता है, तो वो अगेन 20 से 25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं आता तो फिर जिससे मर्जी पूछते रहे, वो भी फिर आपकी तरह ही बैठा होगा, उसका कोई आपको वैल्यू एडेड एडवांटेज नहीं मिलना। तो बेहतर यही है कि जो आता है बस करके, बाकी फिर जब एंड पे अगर कुछ खुदाई मदद आ जाए तो वो तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना आप, तो वो तो फिर नेमत है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी आप कोशिश करें कि बस जो आपको आता है आप उसको करें और काम खत्म करें। टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है। आप अगर मेन न्यूमेरिकल सैलरी का न्यूमेरिकल है, नॉर्मली वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, उसमें क्रेडिट्स भी ज़्यादा होते हैं, उसमें कैलकुलेशंस भी ज़्यादा है। अगर टैक्स ऑन टैक्स आ गया तो उसके लिए आपने टेबल बनाने हैं, ठीक है, तो उसमें समटाइम थोड़ा सा हो जाता है। डजंट मैटर, 40 मिनट्स भी लग जाते हैं, 45 मिनट्स भी लग जाते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो वो 2-2 3-3 लाइनों की होती हैं, ठीक है।
अब आपने आधा पेज सिर्फ लिखना है 10 मार्क्स लेने के लिए, तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप स्टार्ट करें, फ्लेक्सिबल रखें न्यूमेरिकल्स को और मिक्स करके करें। कुछ जो अच्छे थ्योरी के आते हैं वो कर लिए, सिनेरियो बेस्ड कर लिए, मेन न्यूमेरिकल कर दिया, सारे न्यूमेरिकल्स इकट्ठे ना करें। पता चलेगा आपने 2 घंटे उसी में लगा दिए फ्लेक्सिबल के चक्कर में, तो ऐसा कुछ नहीं करना। तो एक मेन न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिया तो बस ये आगे स्टेरियो बेस्ड क्वेश्चन करें ताकि टाइम आप कंजर्व कर सकें, बचे आपके पास और आप उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कोई मसला नहीं है, अगर कुछ नहीं आता तो ये नॉर्मल बात है, ठीक है? ये मैंने को आपको 7वीं 8वीं दफ़ा कह दिया अभी इतनी देर के सेशन के अंदर, ठीक है? आपका 85 मार्क्स का पेपर आता होगा, 15 नंबर का कुछ लोगों को नहीं आता होगा। नहीं तो नॉर्मली टेक्स्ट का पेपर जिसने प्रॉपर क्लासेस पढ़ी हैं, जिसने प्रॉपर अपना जिस तरह से टाइम था उसके पास 3 सब्जेक्ट थे 4, उसने एक मिनिमम टाइम उसको दिया है और उसके मुताबिक पढ़ा है, तो वो उसको 95 प्लस मार्क्स का पेपर सेफली आता होगा। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी 80 टू 85 मार्क्स का आता है, प्रोवाइडेड उन्होंने इसको इंसानों की तरह किया हो थ्योरी को, ठीक है? तो अगर इसको थ्योरी की तरह इंसानों की तरह किया है तो न्यूमेरिकल निकल भी गया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके मुताबिक करें। और ये जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, इसमें आपने डेप्रिसिएशन में भी दोबारा वो ज़हन में लाइएगा कि वो जो हम डिस्कशन है बहुत सारे टॉपिक्स की, कि जिसमें भी मैंने 2 तो एग्ज़ाम्पल्स दी कि मोर देन कॉस्ट पे मूवेबल प्रॉपर्टी बेची है। अगर आपकी फॉरेन करेंसी लोन लेके आपने किया हुआ है, परचेज किया हुआ है एसेट, तो उसका गेन लॉस आपने कहाँ कैपिटलाइज करना है, लीज्ड एसेट्स आपको ट्रांसफर हुआ है, तो वो जो छोटे-छोटे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ज़रा आप कोशिश करें कि अब आप उसको याद कर सकें। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। अगेन डेप्रिसिएशन को ब्रेक करना है, कैसे? एक डेप्रिसिएशन की जो पॉलिसी और उसके प्रोसीजर्स, दूसरा जो उसकी कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए 5, 6, 7 रूल्स हैं, ठीक है? कुछ जो स्पेशल प्रोविजंस डेप्रिसिएशन में अलहदा से दी हुई हैं और लास्टली कौन से क्वालिफाइंग एसेट्स हैं इनिशियल अलाउंस के लिए, इनको आपने तरतीब से याद करना है। बिज़नेस के लिए आपने इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस एक पोर्शन है, उसको अलहदा से किया, एडमिसिबल एक्सपेंसेस एक पोर्शन है, उसको अलहदा से किया और उसको प्रॉपर आपने 8-10 पॉइंट कि हाँ जी, ये मुझे 10 आ गए, ये 10 आ गए, ठीक है? तो इस वजह से वो आप उसके मुताबिक करेंगे और बाकी जो है मेरा ख़्याल ये है कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चंस थे, वो जो मुझे मिले थे मैंने एड्रेस कर दिए हैं और अगर फिर भी कोई आप लोगों का क्वेश्चन रह गया हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपके पास हैं और आप कम्युनिकेट करवा सकते हैं, तो हम उसके मुताबिक उसको देख लेंगे और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो अब एड्रेस होने वाला, तो आप भिजवाएँगे तो हम देख लेंगे और मेरे ख़्याल में आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, आप प्रोसीड करें, अल्लाह का नाम लेके इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास तो ऑलरेडी ग्रुप्स में अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो वहाँ से कर सकते हैं, बाकी वाया पैक मैनेजमेंट से वो कर सकते हैं। थैंक यू जी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगला सेशन आप लोगों का प्लान्ड है, तो उसके मुताबिक आप प्रोसीड करें। बाकी ज़िंदगी सेहत रही तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान